हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विथ एसआई दिनेश यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रस्तावना एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल या उद्देशिका आदि के नाम से भी जाना जाता है क्या, है ना। तो प्रस्तावना दोस्तों हम बोल सकते हैं कि यह एक संविधान का परिचय है, या इसे हम भूमिका भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें पूरे संविधान का सार संग्रहित है। हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि संविधान निर्माताओं की मनोस्थिति समझने की एक कुंजी है। मतलब पूरे संविधान का हम बोल सकते हैं कि इसमें एक प्रकार का पूरे संविधान को समझने का एक कुंजी है, जिसके द्वारा हम पूरे संविधान को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं दोस्तों कि यह एक ऐसी आईना है जिसमें संविधान के सारे तथ्य जो है इसमें झलकते हैं। अलग अलग संविधान वेताओं ने इसकी व्याख्या अपने अपने शब्दों में किया है। जैसे प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो वो व्यक्ति थे एन पालकीवाला। दूसरे न्यायविद थे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उन्होंने बोला है कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे व्यक्ति थे के मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली बताया है। और चौथे और व्यक्ति थे सुभाष कश्यप, जिन्होंने बोला है कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका। तो ये सब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए आप लोग को ज़्यादा टाइम न लेते हुए आते हैं हम प्रश्न पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2, आपका बी ऑप्शन है 3, आपका सी ऑप्शन है 1 और आपका डी ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी 3। इसमें दोस्तों 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। आपका तीनों न्याय इस प्रकार है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब होता है दोस्तों कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का मतलब होता है दोस्तों आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को भी दूर करना शामिल किया गया है। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है दोस्तों कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आता है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बार बार आपको क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हमारे प्रस्तावना के जो 3 तत्व हैं किस देश से मतलब लिए गए हैं। तो ये दोस्तों 1917 के रूसी क्रांति से संविधान में संग्रहित किया गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस उपबंध में किया गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों उद्देशिका और मूल अधिकार। आपका बी ऑप्शन है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है आर्थिक न्याय की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व संपन्न संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। दोस्तों जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से अभी हम चर्चा कर रहे थे तो इसकी चर्चा पीछे किया जा चुका है। आप लोग थोड़ा सा भी यदि केयरफुल होंगे तो इस चीज़ को आप लोग आंसर बता सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है KM मुंशी। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी KM मुंशी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइएगा। और बी आर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा कह करके पुकारा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपको पूछा जाता है। इसका सही आंसर पहले होगा दोस्तों उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, और पूरे संविधान की अगर आत्मा की बात किया जाए तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो आपको क्वेश्चन फंसाने का काम करता है एग्जाम में, इसलिए इसको नोट करते जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी है आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी है राजनीतिक न्याय और ऑप्शन डी है धार्मिक न्याय। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय, क्योंकि न्याय 3 प्रकार की चर्चा किया गया दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन ए है उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विचार विश्वास की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है दोस्तों, आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगर स्वतंत्रता की बात किया जाए तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जो निम्न है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। दोस्तों बात आता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास का अवसर प्रदान करना ही स्वतंत्रता कहलाता है। तो कुछ लोग ये मानेंगे कि हम स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे अवैध कोई भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। ये जो स्वतंत्रता दिया गया है आपको हम बोल सकते हैं कि संविधान में वर्णित जो नियम कानूनों के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर इससे एक चीज़ और आपको पूछता है दोस्तों कि हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श दोस्तों फ्रांस की क्रांति से हमारे संविधान में लिया गया है, जो बार बार आपको पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित है? आपका ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन ए उद्देशिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी है केवल भारत, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। इसका वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के हम बोल सकते हैं भाग 1 के अनुच्छेद 1 में किया गया दोस्तों, जिसमें बोला गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत तथा इंडिया शब्द का जो
प्रयोग किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 1 में किया गया है, जिसमें बोला गया है कि भारत तथा इंडिया जो है, भारत या इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या बंधुत्व बोल सकते हैं का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, कितने प्रकार की समानता की बात कही गई और कितने प्रकार के भ्रातृत्व या बंधुत्व की बात कही गई है। तो इसका ऑप्शन ए है दोस्तों 3 5 2 1, ऑप्शन 2 है दोस्तों 1 3 5 2, ऑप्शन सी है दोस्तों 2 5 3 1 और ऑप्शन डी है दोस्तों 5 2 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका पहला है कि न्याय, तो इसका आंसर 3 हुआ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता बोला जाए तो 5 है दोस्तों, जो आपको इस प्रकार से है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर बात किया जाए समानता की तो समानता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व या बंधुता जो है 2 प्रकार की है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाने वाले बंधुता की बात कही गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 46वां संशोधन और ऑप्शन डी है 74वां संशोधन। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन ए 42वां संशोधन। 42वां संशोधन दोस्तों, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, जिसे हम बोल सकते हैं 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आदि के नाम से भी जाना जाता है। मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो था नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह जो शब्द है दोस्तों संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो 1976 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है बंधुत्व, ऑप्शन बी है संप्रभु, ऑप्शन सी है समानता और ऑप्शन डी है अखंडता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अखंडता। अखंडता शब्द को दोस्तों 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, जो 42वीं संशोधन जो हुआ था 1976 के द्वारा, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, आ ही गया दोस्तों, इससे पहले अभी हम जस्ट चर्चा की है। ऑप्शन ए है 17वीं संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 24वीं संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों 14 का सी 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन हुआ था 42वीं संशोधन हुआ था, और कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिकता और ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारा जो
प्रस्तावना है निम्न शब्दों से आरंभ होता है। हम आप लोग को दोस्तों प्रस्तावना पढ़ करके सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें पूरे संविधान के सारे तथ्य इसमें समाहित किए गए हैं। दोस्तों इसका स्टार्टिंग है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो ये आपका दोस्तों प्रस्तावना के कुछ तथ्य हैं। और हम बोल सकते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना में जो उल्लेखित हम भारत के लोग हैं, ये हम बोल सकते हैं कि सर्वोच्च उद्घोष है संप्रभु होने का। और हम बोल सकते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान की जो समस्त शक्तियां का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत है भारत के लोग ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है दोस्तों समदृष्टवाद समष्टिवाद है, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है अंतःक्रियावाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सार्वभौमिकतावाद। अब बात आती है दोस्तों कि सार्वभौमिकतावाद क्या होता है, तो चलिए समझते हैं सार्वभौमिकतावाद। हम कह सकते हैं दोस्तों कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत ही सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव होने का अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बेरुबारी विवाद, ऑप्शन बी है एक गोपालन विवाद, ऑप्शन सी है प्रिवी पर्स विवाद और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती विवाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद इसका सही आंसर हुआ दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद हुआ था दोस्तों 1973 में हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि हमारे संविधान का प्रसाद जो है उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर ही खड़ा है। यदि इनमें किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो वह ढह जाएगा, यथार्थ संविधान वही नहीं रहेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हुए दोस्तों। कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। एक और आपका वाद है दोस्तों गोलखनाथ बनाम पंजाब प्रकरण। इसमें उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया था, जबकि बेरुबारी वाद में इसको संविधान का अंग नहीं माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकार के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में इस चीज़ का वर्णन किया गया है दोस्तों। अगर इसके फैक्ट्स की बात हम चर्चा करें तो हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना, जिसका हम बोल सकते हैं दोस्तों कि इसका जो वर्णन है आगे चल कर के संविधान के विभिन्न भागों में किया गया है, चाहे मूल अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था?
ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 22 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946। ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 17 जो एसआई में हुआ था, 1717 बिहार एसआई, उसमें ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपका ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुता संपन्न और ऑप्शन डी है लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लोक कल्याण, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुसत्ता संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन लोक कल्याण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आप लोगों को पॉलिटी का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।